आज ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आप इस प्लेटफॉर्म में हम ये 5वां सेमिनार कर रहे हैं और पूरा 1 साल पूरा हुआ। प्रभु सर MSW है और बोरीवली महाजन कच्छ और कोई सा जिमखाना गोपाल शेट्टी जो सांसद है उनके ये सब हो रहा है और वो सपोर्ट करते हैं। और अभी कुछ मिनटों बाद हमें शामिल भी होंगे इसमें, तो उनके लिए जोरदार ताली बजाएं क्योंकि फाइनल होने वाली कुछ ही दिनों में तो ताली की गुण वहां तक पहुंचे जहां तक हमारे मोदी जी और अमित भाई साहब तक पहुंचे। गोपाल शेट्टी जी को टिकट मिले इस तरह की उम्मीद करते हैं क्योंकि वो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो अवेयर करते हैं, समाज में एजुकेट करते हैं। तो आज इस हमारा टॉपिक है रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट, महाडा की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का किस तरह से हो सकता है। साथ ही अभय योजना एमएसए स्कीम दिसंबर से शुरू की थी और अभी उस स्कीम को जिन लोगों ने अपने प्लेट का स्टैंप ड्यूटी भरा वो अभी योजना में किस तरह से पात्र हो सकते हैं, क्या माफी योजना है, उस सब विषय पर मैं इनवाइट करूंगा MSW महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के रमेश। स्वागत भी करें लोगों का हमारे तमाम, क्योंकि ये लगातार इस तरह का प्रोग्राम हम करते आए हैं। और एमएसए स्कीम क्या है सर? हमारे साथ आर्किटेक्ट निखिल दीक्षित जी हैं जो माडा का पैनल में है और माडा का रीडेवलपमेंट को लेकर बहुत अच्छे तरह से वो आपको जानकारी देंगे। उसी तरह से माडा का रीडेवलपमेंट है, उस हिसाब से हमने माडा का जो टेक्निकल ऑफिसर्स थे और चीफ इंजीनियर माडा के 38 ईयर्स मुझे लगता है हरदरे साहब ने माडा में योगदान दिया है। उसके बाद रेरा में भी 4 साल एज ए टेक्निकल ऑफिसर काम किया है तो हरदरे साहब। और जो माडा के ऑफिस के बाजू में इनका एक कंसल्टेंसी ऑफिस है करण नायक जो हाउसिंग सोसाइटी का कंसल्टेंट है और रीडेवलपमेंट को लेकर PMC वगैरह प्रोवाइड करते हैं करण नायक। और डॉक्टर योगेश दुबे जी आपका इधर कई बीजेपी का युवा नेता है। और हमने माडा का बिल्डिंग में रहने वाले जस्टिस ND देशपांडे जो सिटी सिविल बाद में हाईकोर्ट में भी जस्टिस करके वो रिटायर हुए और आर्बिट्रेशन का पैनल में है तो हाईकोर्ट का, तो वो भी माडा बिल्डिंग में रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने को भी हमने स्वागत किया है। और ऑफकोर्स पांडे जी हमारे अल्ट्राटेक सीमेंट के मार्केटिंग हेड है। तो ये जो दिया है विषय एमएनसी स्कीम, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आपको यदि महाराष्ट्र में यदि कोई ट्रांजैक्शन आप करते हो प्रॉपर्टी का रिलेटेड या कोई भी ट्रांजैक्शन करते उसको महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट 1958 के हिसाब से आपको मुद्रांक भरना, यदि स्टैंप ड्यूटी भरना एक कंपलसरी है। यदि आप स्टैंप ड्यूटी नहीं भरते तो वो जो दस्तावेज है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, इट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप कोई भी कोर्ट कचहरी में जाके वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप दांत मांग नहीं सकते हो, आप कोई भी मुकदमा लड़ नहीं सकते हो। यदि ऐसे डॉक्यूमेंट जजेस के पास जाता है वो क्या करेंगे, वो कलेक्टर ऑफ स्टैंप्स के भेज देंगे जहां एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है और जब तक उसके ऊपर स्टैंप भर के पेनल्टी भर के आप डॉक्यूमेंट लेके नहीं आते आपका मुकदमा आगे नहीं जाता है, आपका याचिका आगे नहीं बढ़ता है। इसका मतलब यदि आपको लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें स्टैंप ड्यूटी भरना अनिवार्य है। मान लो किसी ने स्टैंप ड्यूटी भरा नहीं है, डॉक्यूमेंट है लेकिन वो घर में रह रहे हैं, मगर उनको अभी कोई ना कोई कन्विंस करना है या आगे जाके कभी ना कभी उनको बेचना है करना है, तो बिना स्टैंप ड्यूटी वो लीगल डॉक्यूमेंट न मानते हुए आप बेच नहीं सकते। तो तभी आप डॉक्यूमेंट में स्टैंप ड्यूटी भरने को जाएंगे तो आपको जितने भी स्टैंप ड्यूटी वो तो भरना ही है, उसके ऊपर पर मंथ 2% पेनल्टी है। 2% पेनल्टी मतलब अप टू 400%, 400% पेनल्टी जा सकता है। मान लो 2 लाख रुपए आपका स्टैंप ड्यूटी है, 8 लाख रुपए तक पेनल्टी हो सकता है। ये बहुत बड़ा नुकसान आम नागरिक को होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम लाया है जो एमनेस्टी स्कीम 1 दिसंबर 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक है। तो आज ये जो एमनेस्टी स्कीम है आने वाला और 20 दिन आपके पास है, आप ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं जहां आपको पेनल्टी लगभग 80% माफ है और स्टैंप ड्यूटी भी 20% माफ है। मतलब स्टैंप ड्यूटी में भी आपको ये टाइम 20% माफ दिया है। ऐसे ये जो स्कीम है आप इसका बेनिफिट लीजिए। कलेक्टर ऑफ स्टैंप्स में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द जेरॉक्स और आपका जो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस जो भी गवर्नमेंट का प्रूफ है आप दीजिए, ताकि आपको स्टैंप ड्यूटी वो डॉक्यूमेंट में भरते हुए कोई भी पेनल्टी मतलब 80% पेनल्टी माफ है और 80% आपको सिर्फ स्टैंप ड्यूटी भरना है। लगभग 20%
आपको स्टैम्प ड्यूटी में भी माफ है और 80% माफ है अपना पेनल्टी में। इस तरह का स्कीम है, आप इसका बेनिफिट लीजिए। 40 साल का डॉक्यूमेंट 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक का 40 साल का डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपने मुद्रांकन नहीं भरा है उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। और ज्यादा जानकारी चाहिए आप ऑफकोर्स महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन या मुंबई सब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन का जो ऑफिस है अंधेरी में, आप उधर संपर्क साध सकते हैं, आपको मुफ्त में एडवाइस दिया जाएगा। तो यदि स्टैम्प ड्यूटी को लेकर कोई सवाल है, 1-2 सवाल मैं लेना चाहूंगा। किसी के पास कोई सवाल है स्टैम्प ड्यूटी को लेकर, एमनेस्टी स्कीम को लेकर, या माड़ा का जो अलॉटमेंट लेटर है उसके ऊपर भी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। कई लोगों को ये भी लगता है कि माड़ा ने लैंड अलॉट किया है, हमने सोसाइटी बनाया, सोसाइटी ने अलॉटमेंट लेटर दिया, शेयर सर्टिफिकेट दिया, उनको भी स्टैम्प ड्यूटी उस अलॉटमेंट लेटर में भरना अनिवार्य है। यदि आपने नहीं भरा, ये एमनेस्टी स्कीम में आप जो अलॉटमेंट लेटर हाउसिंग सोसाइटी ने दिया है उसके ऊपर भी आपका स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है सेक्टर 8 में है और जब बिल्डिंग बनी थी तो वहाँ जो आर्किटेक्ट थे उनको एक फ्लैट दिया गया था, ऐसा मेरे अनावश्यक में पता चला है। अब वो चाहते हैं कि उसका वो रेगुलराइज करके उसका भरे, कोई अलॉटमेंट लेटर ही नहीं उनके पास, उसका क्या नहीं है, कुछ प्रूफ ही नहीं उनके पास। जिसके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, यदि आपके पास अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, वो भी ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर चाहिए, आपको ओरिजिनल एग्रीमेंट चाहिए। हाँ, करंट वाले दे सकते हैं ना, आप अलॉटमेंट लेटर दीजिए, आज भी दे सकते हैं। यदि उसका है, आप अलॉटमेंट आज का दिन में दीजिए, आज के दिन का उसका स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, प्रूफ में मतलब वो रहता तो है ना, नहीं रहता है तो आज के तारीख का आप अलॉटमेंट लेटर दीजिए, आज का तारीख का स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगा और उसको स्टॅम्प ड्युटी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट नाही मिलेगा। सर्वांना नमस्कार आणि आज तुम्ही मार्गदर्शन करणार त्याबद्दल धन्यवाद। माझा एक मुद्दा आहे की माझ्या मित्राचा एक मला फोन आलेला, तो म्हणाला की त्यांनी स्टॅम्प ड्युटी भरलेली आहे पण त्याचं ओरिजिनल डॉक्युमेंटच हरवलं आहे, त्यामुळे त्याचं व्हॅल्युएशन त्याला आजच्या तारखेला काय तरी ते बरोबर त्यावेळी 96ला घेतली ना, तर ते बरोबर आहे की काय माहीत नाही, पण त्याची विधा कशी त्यांनी स्टॅम्प ड्युटी डॉक्युमेंट ज्यांचं ओरिजिनल डॉक्युमेंट नाहीये त्या ह्या मुद्रांक अवयोजनेचा फायदा घेऊ शकत नाही। ज्यांच्याकडे ओरिजिनल दस्तावेज आहे तेच ह्या बेनिफिटचं स्कीमचा बेनिफिट घेऊ शकतात। तुमच्या मित्राचा डॉक्युमेंट हरवला असेल, त्याला कुठल्याही प्रकारचा ह्या स्कीमचा बेनिफिट घेता येत नाही, तर त्यांनाही एन्फोर्समेंटमध्ये जाऊन द डॉक्युमेंट देऊ शकतात। त्याच्यावर त्यांना 2% पर मंथ म्हणजे 400% पेनल्टी लावून ते त्यांच्या दस्तावेज रेग्युलाइज करू शकतील, पण त्यांना ह्या स्कीमचा बेनिफिट मिळणार नाही। ठीक आहे, ओके। शेवटचा अजून एक प्रश्न घेऊ। नमस्कार, जर एमनेस्टीमध्ये स्टॅम्प ड्युटी भरली तर त्याला रजिस्ट्रेशन मिळू शकतं का आणि रजिस्ट्रेशन होतं का? गव्हर्नमेंटने 22 डिसेंबर 2011 एक परिपत्रक काढलेलं आहे। त्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने दोन्ही पार्टी, समजा समोरचा जो तुम्हाला डॉक्युमेंट लिहून देतो पक्षकार आणि तुम्ही जे डॉक्युमेंट लिहून घेतात तो खरेदी करतो, हे दोन्ही व्यक्ती अस्तित्वात असतील आणि दोघी रजिस्ट्रेशन ऑफिसमध्ये जाऊन सहाय्य करत असतील, त्यांच्या दस्तावेज रजिस्ट्रेशन करता येते, पण वन पार्टी रजिस्ट्रेशन करता येत नाही। 22 डिसेंबर 2011 एक परिपत्रक काढलेलं आहे, त्याच्यामध्ये असं म्हटलंय वन पार्टी रजिस्ट्रेशन होऊ शकत नाही। पूर्वी करत होते, काही लोकांनी ह्याचा गैरफायदा घेतला, मॅटर सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेला। सर्वोच्च न्यायालयाने असं सांगितलं की वन पार्टी रजिस्ट्रेशनचा कुठेही कायद्यामध्ये तरतूद नाही, म्हणून हे करणं अयोग्य राहील किंवा बेकायदेशीर राहील, म्हणून वन पार्टी रजिस्ट्रेशन थांबवलेलं आहे। हा, दोन्ही पार्टी उपस्थित असतील, तुम्ही मुद्रांक भरला असेल, त्याच्यावर पेनल्टी भरला असेल किंवा एमनेस्टी स्कीम मध्ये पैसे भरला असेल तर तुम्हाला त्याचा मुभा मिळू शकतो आणि दोन्ही पार्टी जाऊन नोंदणी करू शकतात। शेवटचा प्रश्न। नमस्कार सर्वांना। सर, 1994ला एका व्यक्तीने फ्लॅट खरेदी केला, महाराजच फ्लॅट आहे, आणि 2008ला एमनेस्टी स्कीममध्ये त्यांनी स्टॅम्प ड्युटी भरलेली आहे। जेव्हा त्याने म्हाडाकडे, आणि तेव्हा त्याने केलेलं नाही, म्हणजे ट्रान्सफरसाठी अर्ज केलेला नाही, पण सर आत्ता त्यांनी 1 वर्षापूर्वी अर्ज केला, तर म्हाडा म्हणते की जो रजिस्ट्रेशन होत नाही तोपर्यंत तुमच्या नावावरती ट्रान्सफर करता येणार नाही। स्टॅम्प ड्युटी सर भरलेली आहे एमनेस्टी स्कीममध्ये, पण तो करता येणार नाही। तर याला काय उपाय आहे का किंवा काही गाईडलाईन्स आहेत का? कन्सल्टंट आहेत, तेच तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील। मी याच्यावर हस्तक्षेप करणार नाही आणि एन्क्रोचमेंट करणार नाही।
आम्ही गृहनिर्माण संस्था बोलू. माड्यात शेळके साहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे रजिस्ट्रेशन हे कंपल्सरी आहे. मग रजिस्ट्रेशन केल्याशिवाय डॉक्युमेंट पुढे ट्रान्सफरला जाऊ शकत नाही. मग त्याला पर्यायाने रजिस्ट्रेशन करणं कंपल्सरी बांधील. याच्यासाठी आम्ही एक पुस्तक लिहिलंय, ते कदाचित आज इथे अवेलेबल आहे आणि आम्ही शासनाला मागणी केलेलं आहे, ज्यांचे डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन झालेला नाहीये किंवा एमएससी स्कीम मध्ये त्यांनी फायदा घेतला असेल, आम्ही शासनाला एक परिपत्रक दिलेलं आहे. कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर, रेव्हेन्यू मिनिस्टर दोघांना आम्ही भेट घेतलेला आहे, इव्हन आयजीआरना भेट घेतलेला आहे. आम्ही असं त्यांना मागणी केलंय, ज्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये लोक फ्लॅट खरेदी करतात, विकासक त्यांना जमीन हस्तांतर करत नाही, म्हणून आम्ही डीम्ड कन्व्हेन्स आणलेला आहे. जिथे दस्तऐवजच नाहीये तिथे आम्ही कॉम्पिटंट अथॉरिटीला असं मागणी केलंय की तुम्ही आम्हाला कन्व्हेन्स करून द्या, जमीन हस्तांतर करून द्या, आणि ते जमीन हस्तांतर होतंय की नाही? डीम्ड कन्व्हेन्स होतोय. 2010 ते आज 2014 वर्षापासून चाललेला आहे. आम्ही असं मागणी केलेलं आहे, तुम्ही हे पुस्तक घ्यायचे घेऊ शकतात. त्याच्यामध्ये आम्ही असं मागणी केलेलं आहे की ज्यांच्या ॲग्रीमेंट आहे आणि त्यांनी मुद्रांक भरला असेल, त्यांनी सिटी सिव्हिल कोर्टात जा, इकडे तिकडे जा म्हणण्यापेक्षा डेप्युटी रजिस्ट्रारला किंवा जिल्हा उपनिबंधक अर्ज करायचा, ते सुनावणी घेतील. सुनावणी घेऊन समोरचं पार्टी येत असेल तर फार चांगला आहे, येत नसतील जिल्हा उपनिबंधक त्यांच्या वतीने सही करून तुमचं दस्तावेज नोंदणी करण्यासाठी मार्ग मोकळा करा, असं आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. कदाचित हे निवेदन स्वीकारतील पुढच्या 6 महिन्यांनी असं वाटतंय मला. नसेल तरी आम्ही याच्यावर पाठपुरावा करू. तुमचं पाठिंबा असेल, पुढच्या येणाऱ्या 1-2 वर्षामध्ये आपण ज्या दस्तावेज नोंदणी झालेला नाहीये, एक पाठी करण्यासाठी आम्ही जिल्हा उपनिबंधकाकडे किंवा शासनाकडे दाद मागू. ठीक आहे? ओके, होईल, डोंट वरी. साहेबांचा प्रश्न आहे. सरांना एक प्रश्न. सर, म्हाडाच्या अनेक ओरिजिनल अलॉटमेंट्स आहेत, त्यांना अलॉटमेंट लेटर दिलेली आहेत आणि जर का त्यांनी सेल केले असतील तर त्यांच्याकडे सेल ॲग्रीमेंट असतील. पण जर का सेल केलेले नाहीत, ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटरच आहेत, अशा लोकांना कुठली स्टॅम्प ड्युटी किंवा रजिस्ट्रेशन परत काय रजिस्टर कुठे करायची गरज आहे का? त्याच्यात रजिस्ट्रेशन करायचं गरज नाहीये, पण मुद्रांक भरणं अनिवार्य आहे. स्टॅम्प इव्हन अलॉटमेंट लेटर इज कन्सिडर्ड एज अ एग्रीमेंट बिटवीन माडा अँड द अलॉटी, म्हणून त्याच्यावर मुद्रांक भरणं गरजेचं आहे. 1958चा कायदा आहे, म्हणून आपल्याला आता एक मुभा मिळाला आहे, म्हणजे एक संधी मिळाली आहे. आपण ज्या काही लोकांचं अलॉटमेंट लेटर आहे त्याच्यावर मुद्रांक भरला नसेल, त्यांनी ह्या अभियोजनेचा फायदा घेऊ शकतात आणि त्याची सुद्धा मार्केट व्हॅल्यू लागणार नाही. ज्या दस्तावेजमध्ये जे अमाऊंट लिहिलं आहे, समजा 1 लाख लिहिलं असेल, 1 लाखावरच मुद्रांक घेतला जाईल, नाहीतर बाकीच्या लोकांना मार्केट व्हॅल्यू लागतो. माडावाल्यांना ज्या माडाचा अलॉटमेंट लेटरमध्ये किंमत लिहिलंय. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.